तो आज हम कवर अप करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक्सप्रेशन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल उसका एसआई यूनिट और वो सब बेसिक चीज़ें क्या होती है वो हम आज देखने वाले हैं। सो अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के अंदर कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है तो इस वीडियो को देखते रहिए पूरे के पूरे एंड तक, और आपके सारे डाउट्स बेझिझक तरीके से क्लियर होने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं हर्षल, आप देख रहे हैं क्रेविंग इंजीनियर्स। लेट्स क्रेव नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर अप कर लिया था, जो कि है हमारा हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो अगर आपको यहाँ तक डाउट है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, फिर इसके ऊपर आप जंप कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस की, वो जस्ट अ मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। It means the total charge of a system is algebraic sum of individual charge located at different points inside the system. तो हम एक assume करते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, सॉरी, हमारे पास ये एक सिस्टम है। ओके, इस सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज है यहाँ पे Q1 रख दिया, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, और यहाँ पे Q3 रख दिया, यहाँ पे कोई ये एक चार्ज रख दिया। सो इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज होंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम होगा। इसे हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर एक सिस्टम के अंदर चार्जेस हैं Q1 Q2 अप टू Qn, तो उसका टोटल चार्ज होगा Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q अप टू इन्फाइनेटली Qn। एग्जाम्पल, टोटल चार्ज है सिस्टम का जिसमें चार चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। सो Q जो है वो होगा 2 -3 + 4 -5 इक्वल्स टू -2 कूलम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक्सपेरिमेंटली मिलता है, it is found experimentally that the electric charge of any body, large or small, is always an integral multiple of certain minimum amount of energy. This basic charge is the charge on an electron which is denoted by E and had magnitude, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन है वो है 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs, and thus the charge on electron is -E, on proton is +E, and that on alpha particle is +2E। ये मैं एक्सपेरिमेंट से मिला है कि कोई भी बॉडी के अंदर चार्ज जो होता है वो भले ही बड़ा हो या छोटा हो, वो ऑलवेज एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है सर्टेन मिनिमम अमाउंट चार्ज की। ओके, और वो डिनोट किया जाता है बाय ई, और उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ओके, सो वो अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो -E कहलाएगा, और प्रोटॉन हुआ तो +E कहलाएगा, और अगर अल्फा पार्टिकल है तो वो +2E होगा। Okay, the experimental fact that electric charges occur in discrete amounts instead of continuous amounts is called quantization of electric charge. The quantization of electric charge means that the total charge Q of body is always an integral multiple of basic quantum of charge, that is Q equals to Ne, where N equals to 0 या फिर plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3। ओके, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से पता चला है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो डिस्क्रीट अमाउंट्स के अंदर होते हैं इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस अमाउंट्स। डिस्क्रीट अमाउंट्स मतलब टूटते टूटते अमाउंट्स के अंदर होते हैं, कंटिन्यूस अमाउंट्स के अंदर नहीं होते हैं। सो इसलिए हम उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये होता है कि अगर कोई टोटल चार्ज है क्यू बॉडी का, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक क्वांटम नंबर जो है चार्ज का वो। ओके और Q इज इक्वल टू एनी उसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है इंटीग्रल मल्टीपल। ओके तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। If some amount of matter is isolated in a certain region of space and no matter either enters or leaves this region by moving across its boundary, then whatever other charges may occur in the matter inside, its total charge will not change with the time. This law is called conservation of charge और which is stated as, तो उसका स्टेटमेंट पढ़े उससे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि अगर छोटा सा अमाउंट का चार्ज है वो आइसोलेट किया जाए थोड़े से रीजन के स्पेस में, नो मैटर वो जाता है या फिर एंटर करता है या फिर लीव करता है उस रीजन को उसकी बाउंड्री के अक्रॉस, या फिर कोई भी चेंजेस जो है वो उस मैटर के अंदर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इट डजेंट मीन अलॉट। ओके सो उसका जो टोटल चार्ज होगा वो चेंज नहीं होगा विथ टाइम। वो अगर कोई चार्ज बाहर जा रहा है या फिर आ रहा है, उसकी बाउंड्री से बाहर जा रहा है या फिर अंदर आ रहा है, और उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो कुछ भी कंसिडर किया नहीं जाएगा और वो चेंज नहीं होने वाला है। सो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, they can only be transferred from one body to another, and the total charge of isolated system remains constant। और या फिर हमारे पास है the electric charges can neither be created nor be destroyed। ओके तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10, उसका आंसर हमने समझा दिया। तीन प्रॉपर्टीज है, हमने तीनों की तीनों समझा दी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट द कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक्सप्लेन द सेम इन SI यूनिट्स, नेम एंड डिफाइन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो हमारा आंसर है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कूलम्स लॉ और उसका वेक्टर फार्मूला। इन दोनों में से कोई एक तो आपकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है। 2 मार्कर या आई गेस 3 मार्कर में ये आ सकता है, बहुत इजी है, समझ गए तो मार्क्स एकदम कैश की तरह आपके सामने आ जाएंगे। सो स्टेट कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक्सप्रेस द सेम इन द SI यूनिट्स, नेम एंड डिफाइन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारा कूलम्स लॉ का डायग्राम है Q1, एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, और इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है हमारा R। अब कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है, वो स्टेट करता है कि जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का या फिर रिपल्जन का बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज, या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड्स, दो चार्जेस का अगर हम मैग्नीट्यूड करें उसका जो प्रोडक्ट है उससे वो या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या तो नहीं सॉरी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। और ये जो फोर्स है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, अगर हम दो चार्ज कंसिडर करें, हमारा एक Q1 है और एक हमारा Q2 है, एक हमारा Q2 और एक हमारा Q1, उनके सबके बीच का डिस्टेंस R, हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के प्रोडक्ट से, दोनों मैग्नीट्यूड पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट से वो प्रोपोर्शनल है, या तो फिर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। सो इवेंचुअली हमें क्या मिला, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, और हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसका नाम है K हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। और जो वैल्यू होती है K की वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन टू मेजर F, Q1, Q2 एंड R। दोनों चार्जेस के लिए जो लोकेटेड होते हैं फ्री स्पेस के अंदर और SI यूनिट्स के अंदर होते हैं, हमें ये मिलता है कि K की जो वैल्यू है वो है 1/4πε0 इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसकी डायमेंशनल फार्मूला है m1L3T-2Q-2। इसमें जो E0 है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो वी कैन एक्सप्रेस कूलम लॉ इन SI यूनिट एज, F की वैल्यू हमने K की वैल्यू देखी 1/4πε0, ओके, तो K की जगह पे हमने 4πε0 पुट ऑन कर दिया, और जो वैल्यू है
ई नॉट की वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है m-1 l-3 t⁻², q⁻²। इसका एकदम इनवर्स हम दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें ये मिलता है। डन। k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स। ओके डन। तो अब हम बात करते हैं राइट द कूलम्स लॉ, क्वेश्चन नंबर 12 की। राइट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड शो दैट द कूलम्बियन फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब इन दोनों के बीच का जो कूलम्बियन फोर्स है वो न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे हमें जस्टिफाई करके प्रूव करके दिखाता है। बेसिकली न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। अगर हम एक्शन देंगे तो हमें रिएक्शन मिलेगा। अगर आप अपने फ्रेंड को धक्का मारोगे तो वो सहन तो कर लेगा नहीं, वो अच्छा होगा दिल का तो कर लेगा, या फिर डरपोक होगा तो कर लेगा। दो ही पॉसिबिलिटीज है, और तीसरे में तो आपके बराबरी का होगा। आपने धक्का मारा तो वो सामने उतने ही फोर्स से या फिर ज़्यादा गुस्सा होगा तो उसके ज़्यादा फोर्स से मारेगा। बट जनरली ऐसा होता है न्यूटन के थर्ड लॉ में, जितना एक्शन दोगे उतना रिएक्शन वापस मिलेगा। तो देख लेते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एज शोन इन फिगर। कंसिडर टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस q1, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज q1 और q2। वैक्यूम डिस्टेंस है दोनों का r। ये हमने कूलम्स लॉ में इतना तो देख लिया। और ऑब्वियसली वो दोनों सेम चार्जेस है। वो कंसिडर टू पॉजिटिव पॉइंट, सेम चार्जेस हुए मतलब तो ऑब्वियसली वो रिपेल करेंगे। एक इस साइड भागेगा, एक इस साइड भागेगा, और उनका डिस्टेंस r होगा। वेक्टर फॉर्म के अंदर कूलम लॉ एक्सप्रेस किया जाता है एज F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अभी Q2 के ऊपर क्या फोर्स पड़ रहा है इस तरफा, ये इसको धकेलेगा, ये इसको धकेलेगा, दोनों एक दूसरे के साथ रिपेल करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स तो लगाएंगे ही। तो इसके ऊपर ये कौन सा फोर्स लगा रहा है, वो है F21। वो हमें देखना है, तो वो क्या है। तो F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन r², R12। अब इसमें R12 क्या है? R12 जो है वो R12 बाय R है, जो कि वो एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। सिमिलरली हमने F21 के लिए देख लिया, तो F12 के लिए भी देखते हैं। अगर Q2 जो है वो Q1 पे क्या फोर्स लगा रहा है उसका भी हमें देखना होगा। इसमें ऑब्वियसली 1 2 लिखा था, इसमें 2 1 कर देना है। सेम 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 सब जगह सेम, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन फ्रॉम Q2 से Q1, इजी एकदम। सो अब हम देखते हैं R21 जो है ये R12 का नेगेटिव है। सो हमें इक्वेशन नंबर 2 से ये पता चलता है कि F21 जो है वो नेगेटिव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² R12 का। सो ऑब्वियसली F21 जो है वो नेगेटिव है F12 का। इससे हमें ये दिस मीन्स दैट two charges exert equal and opposite forces on each other. So Coulombian forces obey Newton's third law of motion. So here we succeed. Okay, हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है ये फॉलो करता है न्यूटन का थर्ड लॉ। ये है हमारा कूलम्स लॉ फॉर प्रूविंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और उसके पहले था हमारा नॉर्मली जनरल कूलम्स लॉ। ओके, और अब हम जंप करते हैं इनटू द क्वेश्चन नंबर 13। गिव अ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस। Electrostatic force is the force of attraction or repulsion between the two charges at the rest, while the gravitational force is the force of attraction between two bodies of by virtue of their masses. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? वो एक फोर्स होता है अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का, दोनों चार्जेस का, जब वो रेस्ट पे हो। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स होता है बिटवीन द अट्रैक्शन ऑफ टू बॉडीज बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अर्थ आपको खींचे रखती है, जिससे यू कैन स्टैंड ऑन द अर्थ एंड यू कैन वॉक ऑन द अर्थ। आपका मास कितना है उसके ऊपर से आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाएगी।
अगर आपका मास आई गेस 60 है, तो वो अर्थ ज़्यादा लगाएगी तो भी उसको फ़ायदा नहीं होगा, कम लगाएगी तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। सो टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, उसको आपको जितना पकड़ने के लिए रेजिस्टिविटी चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, वो उतनी वेस्ट करेगी बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। उसका जितना वेट होगा उतना ही वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ओके, अब इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है? ये दोनों ओबे करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो कि है हमारा F प्रोपोर्शनल टू 1/r². S। ओके, सेकेंड में तो हम ये दोनों फोर्सेस ओबे करते हैं इस लॉ को, जो ये जो लॉ है हमारा वो कूलम्स का है। और नेक्स्ट है, बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस और चार्जेस। बोथ आर सेंट्रल फोर्स, they act along the line joining the centers of the two bodies. They are conservative force. That is, the work done against these forces doesn't depend upon the path followed. Both forces can operate in the vacuum. उनकी डिसिमिलरिटीज ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कभी अट्रैक्टिव होता है कभी रिपल्सिव होता है, उसकी गारंटी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं करता नेचर के, मीडियम का क्या नेचर है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स नेचर के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से डिपेंड करता है। थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब डी स्टार इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रीजन सराउंडेड बाय एनी पॉइंट इन विच its effect is found is called electric field. It means the point charge can exert Coulombian force on any other charge which enters into the electric field. और जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की एट एनी पॉइंट, इट कैन बी डिफाइंड एज द कूलम्बियन फोर्स acted by the point charge per unit positive charge. Okay, E electric charge equals to the Coulombian force acted by the point charge per unit positive charge. अभी चलिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक इन्फ्लुएंसर है। ओके, इन्फ्लुएंसर के फैंस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हमने इन्फ्लुएंसर मान लिया टी, आई गेस। ओके, एक हमारा इन्फ्लुएंसर है टी। अब वो इतने एरिया में खड़ा है। सो ऑब्वियस सी बात है कि उसके आसपास भीड़ आ जाएगी, लोगों को पता चलेगा, ये इसको बताएगा कि भाई ये इधर खड़ा है, ये इधर खड़ा है, तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ओके, तो उसका जो रीजन है उसका ये प्रभाव पड़ गया कि उसके आसपास कोई आया तो उसको देखने के लिए खड़ा ही रह गया। सो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसकी आसपास की ऊर्जा है, एनर्जी है जो लोगों को खींचती है। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई सब्सटेंस है, एक पॉइंट चार्ज है, उसकी जो एनर्जी है वो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट चार्ज है, इसकी जो एनर्जी है ऐसे। ओके, उसकी एनर्जी जितनी दूर जाएगी उतने तक वो लोगों को, वो दूसरे चार्जेस को खींच सकेगी। अब उसके प्रभाव के बाहर चला गया तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा। ओके, it means the point charge can exert Coulombian force on any other charge which enters to electric field. अगर वो उसके प्रभाव में आ गया तो वो कोई एक कूलम्बियन फोर्स को एक्ट करवाएगा दूसरे के ऊपर, जो कोई भी उसके चार्ज के दायरे में आ गया। अब इंटेंसिटी जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी पॉइंट पे, वो स्टेट करती है कि कूलम्बियन फोर्स एक्टेड पर पॉइंट चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम्स या फिर V/m, वेलोसिटी बाय मीटर। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m1L2T-2Q-1। Okay, the question is over and the next is question 14. Obtain an expression for the electric field intensity due to point charge Q. तो अब देखते हैं as shown in figure, consider point charge Q placed at origin O
चलिए हमने सोर्स चार्ज को यहाँ पे रख दिया। ऑल्सो कंसिडर अ पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट। चलिए P को भी रख दिया, उसका डिस्टेंस R भी नाप लिया। फॉर दिस इमेजिन अ टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट पॉइंट P। चलिए P के ऊपर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया जिसका नाम है Q0। ओके अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ Q0 के ऊपर जो फोर्स आएगा वो ऑब्वियसली होगा F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बाय Q0। Q से Q0 दो पॉइंट चार्ज अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ओके जबकि R कैप है वो यूनिट वेक्टर है, वो ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर है Q0 से Q के डायरेक्शन के बीच में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट P के ऊपर वो होगी हमारी E इक्वल्स टू एफ अपॉन Q0, जो कि होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 तो कट जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का E ड्यू टू पॉइंट चार्ज B वो है E इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन R स्क्वायर। हमारा थर्ड इक्वेशन क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो E है वो डिपेंड करता है ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और E है वो प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के ऊपर, 1/R स्क्वायर के ऊपर। तो हमने एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, deduce an expression for the electric field at point due to system of n point charges। अब n पॉइंट चार्जेस रखे तो क्या होगा, हम कंसिडर करते हैं सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 अप टू Qn, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स R1 R2 अप टू Rn विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O। ये हमारा ओरिजिन O। अब वी विश टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हमारा पॉइंट P कहाँ है ये ढूंढते हैं। ओके बस बस इतना ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा छोटा, बस ठीक है। अब हमारा पॉइंट P क्या है जिसका पोजीशन वेक्टर है R कैप। यस वी हैव गॉट अवर पॉइंट P। ये है हमारा पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर है R कैप। ओके according to Coulomb's law force on the charge test charge Q0 due to Q1 is F1 equals to 1/4 epsilon naught dot Q1 to Q0 upon R1P क्योंकि यहाँ पे तो इवेंचुअली उसका पॉइंट चार्ज P आ गया, where R1P is unit vector direction from Q1 to P and R1P is the distance between the Q1 and P. Hence the electric field at point P is due to charge Q1. Hence E1 equals to F1 upon Q0। हमने लास्ट वाले डेरिवेशन में ही देखा क्वेश्चन 14 के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 upon R1P कैप। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q हमें सेम मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन of electric charges, the electric field at any point due to a group of charges is equal to the vector sum of electric fields produced by each charge individually at that point। Hence electric charge जो है hence the electric field at the point P due to the system of n charges वो होगा हमारा E equals to E1 plus E2 up to En। तो हमें उसका क्या मिला, E1 का मिला E2 का मिला, हमें क्या कहते हैं उसको, इन्फिनिटली तक खींच के जाना है। इन सबके अंदर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हमने बाहर खींच लिया यहाँ पे। सो ये जो रह गया Q1 अपन R1P स्क्वायर R1 कैप R1P कैप अप टू RnP कैप। सो उसका सिग्मा मिल गया हमको एडिशन अप टू N2 आई होगा हमारा 1 QI अपॉन R स्क्वायर 1 सॉरी IP RIP कैप। In terms of position vectors we can write E equals to 1/4 pi epsilon naught sigma Qi upon R minus Ri का होल स्क्वायर R minus R
आर आर कैप सॉरी, और आर माइनस आर वन आई आर आई सॉरी। तो हमें मिला ई इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू आई अपॉन आर माइनस आर आई कैप का क्यूब और आर माइनस आर आई। Okay, what is continuous charge distribution? How can we calculate the force on the point charge q due to continuous charge distribution? In practice, we deal with charges much greater than in the magnitude than the charges on an electron. So we can ignore the quantum nature of the charges and imagine that the charge is spread on the region in a continuous manner. Such charge distribution is known as continuous charge distribution. चलिए हम प्रैक्टिस में डील करते हैं बहुत सारे चार्जेस से जो ग्रेटर होते हैं मैग्नीट्यूड से देन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. ओके, सो वी कैन इग्नोर द क्वांटम नेचर ऑफ चार्जेस. ओके, एंड इमेजिन दैट चार्ज इज स्प्रेड ऑन द रीजन इन अ कंटिन्यूस मैनर. ओके, हाँ, चार्ज जो है वो कंटिन्यूस मैनर के अंदर स्प्रेड होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन के रीजन के अंदर. सो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब कैलकुलेशन क्या होता है इनका. कंसिडर अ पॉइंट चार्ज q0 lying near the region of continuous charge distribution. सो ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इमेजिन किया जाएगा टू कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल चार्जेस dq dq dq, बहुत सारे छोटे 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 चार्जेस होंगे उसके बीच में. अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ df equals to 1/4 epsilon naught q0 dq upon r square r cap, where r cap is equals to r dash upon r is unit vector pointing from small charge dq towards the point charge q0 by the principle of superposition. हमने देख लिया. the total force the total force on the charge q0 will be the vector sum of the forces exerted by all such small charges and is given by. so f होगा df का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 1/4 q0 dq अपॉन r स्क्वायर r कैप. सो एफ हमें मिला q0/4 तो कांस्टेंट हमने बाहर खींच लिया, dq अपॉन r स्क्वायर r कैप. नेक्स्ट इज हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड होता है 3 डायमेंशनल वॉल्यूम या फिर रीजन वी के स्पेस के एज शोन इन फिगर. सो अब इससे हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम एज द चार्ज कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि है रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी. ऐसा यूनिट है रो का कूलम है. ओके, पर क्यूबिक मीटर सी एम रेस टू -3. और जो चार्ज है कंटेन स्मॉल वॉल्यूम के अंदर डी वी है वो है डी क्यू इक्वल्स टू रो डी वी. ओके, और टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एग्जर्ट किया जाता है ऑन द चार्ज q0 ड्यू टू एंटर वॉल्यूम v, वो दिखाया जाता है बाय एफ पी इक्वल्स टू q0 अपॉन 4πε0 dq अपॉन r स्क्वायर r क्या. ओके, और q0 अपॉन 4πε0 हमने कॉमन ले लिया और रो आर स्क्वायर डी वी, यहाँ पे डी क्यू जो है उसको हमने ये डी क्यू जो है उसको हमने यहाँ से स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट क्या शिफ्ट कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया रो डी वी. ओके, रो डी वी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सो एफ वी अपॉन q0 1/4πε0 रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप. नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये है बेसिकली ओवर 2D सरफेस स्पेस के अंदर होता है. सिग्मा इक्वल्स डी क्यू बाई डी एस, डी क्यू इक्वल्स सिग्मा डी एस. इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाए, इसको एफ एस अपॉन q0 से कंपेयर किया जाए तो हमें ये मिलेगा. सेम ही है जब सब जगह. लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशनल या फिर कॉर्नर के ऊपर से दिखाया जाता है. लैम्बडा इज इक्वल डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू लैम्बडा बाई डी एल, उसका ऐसा यूनिट दिया है और उसका सिंबल दिया है, और एफ एल ई एल को हम कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट लोकेशन चार्जेस हमें ये ई मिल जाएगा. इजी. एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के वीडियो का. सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल moment and give its SI unit. Give some examples of electric dipoles. What is an ideal or point dipole? सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं.
A pair of equal and opposite charges separated by small finite distance is called electric dipole. अब एक पेयर है इलेक्ट्रिक इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस की जो सेपरेट की जाती है बाय स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. Dipole moment of an electric dipole is a vector. It is defined as a product of magnitude of any one charge and separation between the two charges, and the direction is along the dipole axis from negative to positive. हम देखते हैं 1.64 फिगर के अंदर, जिससे हमें कंसिडर किया जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस y, जो कि है 2a. Okay, the line joining the charges is called dipole axis. P is equals to P dash is equals to Q into 2a. Thus dipole moment P dash is a vector quantity. Its direction is along the dipole axis from plus Q minus Q to plus Q, और उसका मैग्नीट्यूड है P equals to Q into 2a, और उसका ऐसा यूनिट है कूलम मीटर. जब दोनों चार्ज Q और उसका सेपरेशन फाइनाइट हो तो उनका डाइपोल जो है वो फाइनाइट साइज जो कि इक्वल टू है 2a, और लोकेशन उनका जो है वो मिड पॉइंट के अंदर है प्लस क्यू से माइनस क्यू के, और डायरेक्शन और स्ट्रेंथ. अब आइडियल या फिर पॉइंट डाइपोल क्या होता है? वी थिंक अ डाइपोल इन विच साइज 2a से 0 और चार्ज q से infinity in such a way the dipole moment p is equal to q into 2a has a finite value. Such dipole negligibly small size is called ideal या फिर point dipole. Dipole associated with individual atoms or molecules can be treated as ideal dipoles. An ideal dipole is specified only by its location and dipole moment. It has no finite size. Theory. Okay, so electric dipole हमने देख लिया. तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है ही नहीं. नेक्स्ट टाइम हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, तो हमारा ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा. फिर ऑब्वियसली हम सीरीज़ में जा रहे हैं तो सेकंड चैप्टर ही लेंगे, क्योंकि फिज़िक्स में तो सीरीज़ मेंटेन करना ज़रूरी है. ओके, सो अभी तक आप बैठे हो और आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर जो हो गए इस वीडियो के अंदर, आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा, और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा ये देख के. और अब तक आप यहाँ पे बैठे हो तो आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए. बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए. हमारे सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, और आपको जस्ट क्लिक करके हमारे वीडियोस पे आ जाना है. केमिस्ट्री, मैथ्स और अब तो फिजिक्स के भी. सो सब कुछ हम डिलीवर कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस आपकी तरफ से सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट, और वो इतना भी मिल जाए सपोर्ट तो हमें लगेगा कि नहीं, हमें और मेहनत करनी चाहिए. आपको मज़ा आ रहा है, हमको भी मज़ा आएगा मेहनत करने के अंदर. सो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनका भी हेल्प करवा दीजिए, जैसे आप अपना फुल एकदम कर रहे हो वैसे ही. तो आज के लिए बस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.